right? So today's topic is the power consumed in an AC circuit. We all know power is V into I, voltage into current for DC circuits. बट AC सर्किट के अंदर करंट भी एक वेव होता है, वोल्टेज भी एक वेव होता है. व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्किट आई एम टेकिंग? इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. दैट मीन्स ऐसा सर्किट जिसके अंदर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फाई. ये वाला फेज डायग्राम देखो, फाइनल वोल्टेज ई नॉट लीड्स द करंट बाय फाई. दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. और जो कल न्यूमेरिकल जो किया था हमने, वो हमारा कैपेसिटेंस डोमिनेटेड था. उसमें ईएमएफ वाज फॉलोइंग करंट, लैग्स बिहाइंड द करंट. करंट लीड्स, वोल्टेज लैग्स. ऐसा हो तो इट्स अ कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट. बट derivation that I am doing is for inductance dominated circuit. Now we know that in the case of an inductance dominated circuit, अब हम किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, लेट आने वालों को हम क्लास में नहीं आने देंगे. लास्ट ज्वाइन करा दिया मैंने. सो वी हैव, क्या नॉनसेंस है. अभी जो आएगा डिनाई कर देंगे उसको. इट्स अ वेस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल्सो. हाँ, तो सब देखते रहो. ये कौन है? प्रदीप सिंह बाली. यहाँ पे डिनाई एंट्री. कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में. नाउ हियर द पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट, वी कैन सी दैट अगर करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और जो EMF है वो लीड करता है, तो उसकी EMF की इक्वेशन क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where phi is this phase angle between EMF and current. That's equation number 1. Equation number 2, equation से पता चल जाता है that EMF current से आगे है by a phase angle phi. So we find that the power, right, the power consumed in a circuit is always equal to voltage into current, that is E into I. And that's equation number 3. तो let us substitute equation number 1 and 2 in 3. ये कैसे मालूम हमको? बिकॉज पावर वोल्टेज इंटू करंट ही होता है, तो हम DC में भी पढ़ चुके हैं. तो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो E नॉट कॉन्स्टेंट है, I नॉट कॉन्स्टेंट है इधर, इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. तो हियर साइन ओमेगा टी को, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को बाहर रखते हैं. हमारे पास क्या है? आई हैव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. यार ये डिस्टर्बेंस बहुत है अभी. तो राइट, सो what is happening is that साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A cos B प्लस cos A sin B. ए साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन A cos B प्लस cos A sin. So this becomes sin of omega t cos phi plus cos of omega t sin phi. Right? Now, if we open this, take sin omega t inside, I will get E naught I naught sin square omega t cos phi plus this will be sin omega t into cos omega t into sin phi. If I multiply and divide the second term by 2, रेड कलर में तभी यूज़ किया, फ़ायदा क्या होगा? हम जानते हैं sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. तो 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. एक 1/2 रह जाएगा यहाँ पर, हाफ. लेट मी टेक अ पेन. ओके, सो हियर
ये जो 1/2 है डिनोमिनेटर वाला वो तो यहाँ पर है, और ये जो 2 है 2 इंटू दिस, यही बन गया है हमारा साइन 2 ओमेगा टी। और व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई? साइन स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन ना हमको साइन स्क्वायर की नहीं आती है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती है, तो वी हैव टू कन्वर्ट everything that is square or cube into a linear function, and we all know that sin square theta क्या होता है 1 minus cos 2 theta by 2। ये तो जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, मैथ्स वालों को भी याद रखने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो यूज़ करते हैं इसको इतना ट्रिग्नोमेट्री को कि उनको याद हो गए होते हैं। जो प्योरली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। सो हियर I can convert sin square omega t as 1 minus cos 2 omega t by 2 into cos phi। अगर मैं E नॉट I नॉट को ओपन कर दूं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दूं, तो मेरे पास 3 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म E नॉट I नॉट इंटू 1 बाय 2 इंटू cos phi, सो E नॉट I नॉट cos phi by 2 माइनस, ये माइनस है, E नॉट I नॉट cos 2 ओमेगा t by 2 into cos phi plus E naught I naught by 2 into sin 2 omega t into sin phi, that's equation number 4। अब ये कौन सी पावर है? दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों इंस्टेंटेनियस? बिकॉज हम, ये करंट कौन सा है? इंस्टेंटेनियस करंट है। ये ईएमएफ कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंटू इंस्टेंटेनियस करंट इज गोइंग टू बी उस इंस्टेंट की पावर, उस क्षण की पावर। तो दैट इज वाई यहाँ पी इंस्टेंटेनियस ही चल रहा था। तो ये हमारा आया, क्या आया? पी इंस्टेंटेनियस इज दिस, इक्वेशन नंबर 4। बट पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। हमको क्या करना था? पावर कंज्यूम्ड, राइट? तो पहले हम देखते हैं, हमको तो इंस्टेंट उस क्षण की है। एक इंस्टेंट में क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द वर्क डन विल बी इंस्टेंटेनियस पावर इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 5। लेट अस पुट दिस हियर। सो टोटल वर्क डन कितने टाइम में? ओवर अ फुल साइकिल। फुल साइकिल एसी का कैसा होता है? ऐसा, फ्रॉम 0 टू, ओके, फ्रॉम, ऐसा वेव होती है, यहाँ पे 0 से लेकर कैपिटल टी, यहाँ पे जो भी होगा 0, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ओहो। तो एनीवेज ये 0 से t लिखा हुआ है यहाँ पे, तो dt, दैट्स इक्वेशन नंबर 6। नाउ लेट अस पुट इक्वेशन नंबर 4 हियर इन इक्वेशन नंबर 6। तो मेरे पास 3 इंटीग्रल्स आएंगे। एक इंटीग्रल आ रहा है मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का क्या आएगा? ई नॉट कॉन्स्टेंट, आई नॉट कॉन्स्टेंट, कॉस फाई कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 0 से कैपिटल टी डी टी, माइनस ये बाकी सब कॉन्स्टेंट, सिर्फ टाइम वाला इंटीग्रेशन के अंदर आया, बाकी कॉन्स्टेंट्स बाहर, साइन 2 ओमेगा टी वाला इंटीग्रेशन के अंदर आया, दैट्स इक्वेशन नंबर 7। सही है? बहुत बढ़िया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें पेज का। डन। अब देखो, ये जो इंटीग्रल्स है ना मेरे, सेकेंड और थर्ड इंटीग्रल्स, ये वाले, इस पूरे का आंसर 0 आने वाला है, और इसका भी पूरे का आंसर 0 आने वाला है। इसका और इसका आंसर 0 आने वाला है। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला बचेगा बस। क्यों? लॉजिक समझते हैं। अभी आपने मैथ्स में भी नहीं पढ़ी है इंटीग्रेशन, तो आप मुझसे ही सीख लो यहाँ पर कुछ बातें। देखो, ये हमारा है साइन का ग्राफ। ना साइन का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है, जितना उसमें प्लस होता है उतना ही उसमें माइनस होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है दैट इज इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ।
all areas above the principal axis are taken as positive, all areas below the principal axis are taken as negative. अब जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया नेगेटिव है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, बिकॉज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा. पूरे सर्कल पे साइकिल पे इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल आंसर इज गोइंग टू बी 0, राइट. एक चैप्टर है पूरा आपके मैथ में, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन. पहले इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप, फिर एक पूरा चैप्टर है application of integration, which is basically equal to area under the graph. Okay, so area in this cos को देखो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1/4 प्लस है, ये वाला 1/4 भी प्लस है, टोटल आधा प्लस है और आधा माइनस है. तो cos थीटा भी फुल साइकिल पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो उसका आंसर भी 0 होता है. ये बात मैंने आपको जब पढ़ाई थी इंटीग्रेशन क्लास 11th में भी बताई थी, लेकिन उस समय लोगों को थोड़ा कम समझ आता था, बट अब आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ आना चाहिए. अब देखो मैंने कहा सेकंड इंटीग्रल और थर्ड इंटीग्रल मेरा 0 हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस चैप्टर से ज़्यादातर टाइम यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट. सो हियर I have E naught I naught by 2 cos phi integration from 0 to capital T dt. dt का इंटीग्रेशन बच्चों t होता है, क्योंकि ये क्या है, t raised to the power of शून्य है 0, that is t raised to the power of 1 by 1. तो t from 0 to t upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, तो capital T minus 0 is capital T. What is E naught? इस 2 को मैंने क्या किया, √2 एंड √2 लिख दिया, 2 को तोड़ के लिख दिया √2 एंड E naught by √2 एंड I naught by √2 हमने पढ़ा है आपके साथ. दैट्स कॉल्ड द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट. RMS value, dear students, is also called as the virtual value of EMF and the virtual value of current, or the effective value of voltage and the effective value of current. So ERMS into IRMS into cos phi into capital T, and T is the full पूरे साइकिल का टाइम है ना, पूरे एक फुल साइकिल का टाइम. टाइम को हम क्रॉस करते हैं, ये तो क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज पावर है ना. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन is the average speed. वैसे ही total work done upon total time taken is the average power. पहले जो पावर आई थी that was the instantaneous power, उस क्षण की पावर, लेकिन अब आ रही है पूरे साइकिल की पावर. और जब भी AC आएगी तो पूरा ही साइकिल आएगा ना. तो पावर इज वर्क डन टोटल अपॉन टाइम. टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास बचा क्या, पाव भाजी में क्या बचा, पाव मतलब एवरेज पावर is ERMS into IRMS into cos phi. ERMS into IRMS, this is called apparent power. This is average power, this is called apparent power, virtual power, RMS power. and ये जो cos phi है, this is called as power factor. ये power factor क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, but I would like you to take a screenshot of this for your notes, right? Done. So the average power consumed is ERMS into IRMS into cos phi. Okay, let me once again take you through the derivation quickly, very important. So we are doing power consumed in an AC circuit, inductance dominated circuit. And we know in an inductance dominated circuit, the EMF leads the current by phi. So if the equation of current is I is equal to I naught sin omega t, then because EMF leads आगे है, कितना आगे है, phi, therefore E is equal to E naught sin of omega t plus phi. The power is voltage into current, क्योंकि ये current और EMF instantaneous है, इसलिए power भी instantaneous है. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 and 2 को डाल दिया 3 में, तो हमारे पास आ गया
आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमने इस वाले को थोड़ा एक्सपेंड किया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर हमने इस साइन को अंदर ले गए तो टर्म्स आ गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई एंड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया साइन 2 ओमेगा टी बनाने के लिए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इसको अंदर ले गए, 3 टर्म्स आई, ई नॉट आई नॉट बाय 2 कॉस फाई और एक ये आई एक ये आई। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर मीन्स थोड़ा सा वर्क डन इन थोड़ा सा टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो थोड़ा सा डी डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पावर इंस्टेंटेनियस इंटू टाइम आया। टोटल वर्क डन ढूंढने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और क्योंकि हम पूरे साइकिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ से होता है फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड टी, पी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। इंटीग्रेट किया, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारी 0 आएगी। लॉजिक से आप लिख सकते हो, वी नो दैट, आपको करना नहीं है सब। अगर करना हो ना तो थोड़ा टफ हो जाता है वो, किसी को अगर सचमुच में करना हो तो मैंने एक बार कराया है शायद आपको ये, राइट, तो वो टफ हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोलेंगे सेकंड टर्म एंड लॉजिक से ही कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो आप बताना चाहो तो यही बता सकते हो किसी को कि वर्क डन ओवर और द इंटीग्रेशन ऑफ अ कंप्लीट साइकिल इज 0। तो मैं अनकम्प्लीट साइकिल पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा और उसी को हमने किया ERMS और IRMS के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस 2 को तोड़कर cos phi into t। तो इक्वेशन नंबर 8 is total work done, average power is total work upon total time, so that becomes ERMS into IRMS into cos phi। Apparent power, this is average power, is also called real power, so real power is apparent power into power factor cos phi। ठीक है, समझ आया यहां तक सबको? हेलो, participation required? Okay. Yes, sir. Okay, wonderful. Now पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है? पावर फैक्टर तो cos phi बोला हमने होता है, तो cos phi क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट इज द एवरेज पावर अपॉन रूट मीन स्क्वायर पावर और इफेक्टिव पावर। ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर भी बोलते हैं इसको। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। फॉर्मूला अगर आ गया तो डेफिनेशन खुद बन जाएगी। वी विल से द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट is defined as the ratio of the average power to the root mean square power of the AC circuit or the true power to the apparent power। कुछ मतलब तो समझ आना चाहिए, तो चलो डेफिनेशन हो गया, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब तो स्पेशल केस से समझ आएगा। नाउ सपोज वी हैव अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक प्योर रेजिस्टेंस है R, बैटरी लगा दी। हम जानते हैं फेज एंगल फाई क्या होता है? करंट एंड EMF बोथ आर इन द सेम फेज। करंट भी इधर चलता है और वोल्टेज भी इधर चलती है। फाई डिफरेंस 0 होता है, ओमेगा के साथ घूमते हैं, और कॉस 0 कितना होता है? वो तो 1 होता है। सो एवरेज पावर इन कॉस फाई अगर 1 हो गया तो एपरेंट पावर दोनों सेम होते हैं। सो इन अ रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस जो है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली कहने का मतलब रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें से आप AC भेजो या उसमें से DC भेजो, उसको तेला नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। तो जितना जैसा काम वो DC में करता है वैसा ही काम वो AC में करता है। इसलिए हीटर DC पे लगाओ या AC पे लगाओ तो उसको पिच्चू भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज फेज एंगल फाई 0 होता है। रियल पावर एंड ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर आर द सेम। ये ट्रू पावर एपरेंट पावर क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा एग्जाम्पल से समझ आएगा भी आपको। समझ आगे चलते हैं। केस नंबर 2, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सिर्फ इंडक्टर होता या सिर्फ कैपेसिटर होता। अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो हम जानते हैं EL लीड्स I0 बाय 90 डिग्रीज
और सिर्फ कैपेसिटर होता तो I naught leads the voltage EC by 90 degrees. And we all know when phi phase difference is 90, cos 90 is 0. So the average power consumed is equal to ERMS into IRMS into 0, and 0 into anything is 0. बड़ी मस्त बात है कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे शख्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे परिंदे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, इनमें एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होता। अच्छा, फिर करते क्या ये? पावर नहीं कंज्यूम करते, पावर नहीं खाते, मतलब बिजली का बिल नहीं बढ़ाते। इंडक्टर और कैपेसिटर बिजली का बिल नहीं बढ़ाते। फिर करते क्या है एसी के अंदर? ये एसी के अंदर ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी दोनों ऑफर करते हैं। सो दस इंडक्टर और कैपेसिटर डू ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, बट डू नॉट कंज्यूम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, डू नॉट कंज्यूम एनी एवरेज पावर, any average power in doing so. This is like saying ये सर्किट के, एसी सर्किट के वो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम तो करते हैं लेकिन सैलरी नहीं मांगते हैं। ये एसी को कंट्रोल करने का काम करते हैं लेकिन कोई बिजली का बिल नहीं बढ़ाते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर तो बड़े खतरनाक चीज़ हो गई इसका मतलब। आज तक तो हमारे पास था एक रेजिस्टेंस, एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को सर्किट में कम करता है लेकिन खुद गर्म हो जाता है। तो जो एनर्जी वो किसी और को नहीं देता वो खुद खा लेता है। मतलब मान लो एक शिवाय, सपोज आपकी शिवाय स्वीट्स आपकी है, आपने ऐसे वर्कर रखे हुए हैं जो क्या करते हैं, मिठाई बनाते हैं, और अगर वो मिठाई बनाते हैं और वो अगर अपनी फैक्ट्री में बैठ के बना रहे हैं और वो शॉप पे नहीं भेज रहे हैं तो क्या करते हैं मिठाई का, वो खुद खा जाते हैं। तो बैठे बैठे फैक्ट्री में मिठाइयाँ बना बना के खुद खाई जा रहे हैं। तो दे आर बिहेविंग लाइक अ रजिस्टर। रजिस्टर यही काम करता है, जो चीज़ खुद खा जाता है एनर्जी को, वो आगे तो ना किसी को देता है। लेकिन अगर हम लोग ना रखें, हम रोबोट्स रख लें, रोबोट्स रखेंगे जो मिठाई बनाएंगे। अब रोबोट क्या करेंगे, चिट्टी को बुलाएंगे, बोले चिट्टी बना, वो बड़े अच्छे डिज़ाइनर गुलाब जामुन बनाएगा लेकिन खुद खाएगा नहीं। क्यों? चिट्टी को भूख प्यास लगती नहीं है, वो सिर्फ बिजली से चलता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे ही डिवाइसेस हैं, एसी सर्किट में काम करते हैं जो भी उनसे कहा जाता है, लेकिन बिजली कंज्यूम नहीं करते हैं। इनको कहाँ यूज़ करना चाहोगे आप? वी वुड लाइक टू यूज़ दैम इन द रेगुलेटर ऑफ अ फ़ैन। फ़ैन का जो रेगुलेटर्स होते हैं उनको अगर आप कभी खोल कर देखें, ऐसे तो मैं खोल के दिखाता था क्लास में, बट अभी तो आपको अपने घर में खुद खोलें, पेचकस तो होना ही चाहिए, है ना। 3 इडियट्स में ही था ना, पेचकस और प्लास तो वो रखता ही था अपने पास, हमेशा खोलता रहता था घर का सामान, लेकिन ध्यान से खोलना, शॉक नहीं मारना अपने आप को। तो अब आप देखेंगे उसके अंदर इंडक्टर होते हैं। हमारा जो रेगुलेटर होता है बड़ा सा, उसको अगर आप खोलोगे उसमें इंडक्टर होते हैं। इंडक्टर क्या करते हैं, जब हम अपने फ़ैन को 2 नंबर पे चलाते हैं तो फ़ैन स्लो हो जाता है ना। स्लो क्यों हो गया? बिकॉज करंट इंडक्टर में गया पहले और इंडक्टर से फ़ैन में गया। तो 2 नंबर का इंडक्टर बड़ा होता है, तो इंडक्टर क्या करता है, वो करंट को कम करता है। कम करंट जाएगा फ़ैन को तो फ़ैन स्लो चलेगा, लेकिन बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, पावर कंज्यूम नहीं करेगा। दैट मीन्स फ़ैन को अगर स्लो चलाओगे तो आपके घर का मीटर का बिल कम आएगा, तेज़ फ़ैन चलाओगे तो बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इंडक्टर और कैपेसिटर, वन ऑफ द रीज़न वाई AC इज़ बेटर दैन DC इज़ बिकॉज उसके ऐसे नौकर हैं 2, इंडक्टर और कैपेसिटर, जो जैसा बोलो वैसा करते हैं। वो करंट को कम करने का काम करते हैं, लेकिन
पावर कंज्यूम नहीं करते, राइट। सो ये आपने इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट पूरे पेज का, 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल आपके साथ दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक बल्ब है और एक उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दी, एसी के साथ जोड़ दिया, तो क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस में भी पैदा होगी। लेकिन तो अगर बल्ब को कम गई तो रेजिस्टेंस ने क्या किया, करंट को कम किया, तो इसका मतलब कम करंट फ्लो किया, लेकिन हीट तो यहाँ भी पैदा हुई, बिल उतना ही आएगा। बल्ब आपका थोड़ा ब्राइट कम ग्लो करेगा क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हीटर की रेजिस्टेंस में हो रहा है। टोटल लॉस इन द बल्ब प्लस टोटल लॉस इन द हीट का सम करोगे तो सेम ही आएगा, चाहे रेजिस्टेंस होती या नहीं होती। जबकि इंडक्टर क्या करता है, जो उसमें से एसी फ्लो करती है, हमने क्या पढ़ा है, एसी के अंदर करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। तो ईएमएफ चेंज होता है तो करंट पीछे पीछे फॉलो करता है उसको। तो व्हाट हैपन्स इज दैट जब करंट बढ़ रहा होता है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है जो उसको बढ़ने से रोकता है, और जब कम हो रहा होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो उसको कम होने से रोकता है। तो वो करंट को रोकने का काम करता है, बट एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करता। जितना उसने रोकने में काम किया उतना ही वो बढ़ाने में काम करता है। तो एक साइकिल में, एक हाफ में वो एनर्जी लेता है, दूसरे हाफ में वो रिटर्न कर देता है उसको। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर इज 0। तो बल्ब थोड़ा कम हो जाएगा ग्लो, लेकिन पावर कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी। डीसी में अगर लगा दोगे, इस एसी को लगा दोगे कैपेसिटर में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर जो है वो थोड़ा कम बल्ब ग्लो करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, लेकिन पावर कंज्यूम नहीं करेगा। जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और जब वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी वापस करता है तो उसने जो भी स्टोर किया है वो वापस कर देता है बल्ब को। तो जितना जो लिया वो वापस किया, है ना। हम भी यही है, हमारी गीता ने भी यही हमको सार समझाया है। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे तुम व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होता है न मरता है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, तुम क्या लेकर जाओगे कि तुम्हें खोने का गम है। दैट मीन्स जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, सिर्फ थोड़े साइकिल चला के मज़े ले लो। ओके, तो जस्ट happiness in life is important, contentment is important. If people are not contented, then they may be very rich, they still may not be contented, है ना। Example, Sushant Singh Rajput, lot of money he had, but no contentment, tension, eagerness, anxiety, and death, whatever the reasons may be. But anxiety, fear, कुछ चला गया, कुछ खो दिया, तो वो नहीं। अभी पीछे एक डॉक्टर हैं, अभी ही मस्ट बी अराउंड 42 ईयर्स, तो वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। वो ही इस साइकिल पे घूमते हैं, उनका नाम है साइकिल बाबा। साइकिल पे घूमते हैं, 55 कंट्रीज़ घूमाए हैं वो, और चलते रहते हैं। अभी उधमपुर आए हुए थे, ही वॉज गोइंग टू ले, तो रास्ते बंद हो गए थे, तो वो हमारे पास रुके थे यहाँ पर। सो वी वर डिस्कसिंग विद हिम फॉर 2 days, ज़िंदगी कैसी कट रही है। बट ही इज़ वेरी हैप्पी पर्सन, ही इज़ हैप्पियर देन सुशांत सिंह राजपूत वॉज। सो इट इज़ बेटर टू बी हैप्पी देन सॉरी। या बट स्टूडेंट हो आप, आपकी हैप्पीनेस तो आएगी मेहनत करने से, पढ़ने से। बिकॉज पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं, सिर्फ हैप्पी रहोगे, तो फिर क्या होगा, फिर तो हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म होगी। सो यू हैव टू लुक एट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, नॉट जस्ट अभी की हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। प्लीज़ वर्क
earn for yourself, and you should be not dependent on others, right? Dependence kam karo. Teachers are there to help you to achieve your goals in life. Come, attend classes, you will benefit. अब जो बीच बीच में आएंगे उसको ये चैप्टर तो बाउंसर जाएगा, ये वाला चैप्टर, बट आपकी किस्मत अच्छी है, अगर ये बाउंसर जा रहा है आपको चैप्टर, तो फिर आपको करना ही नहीं है, ये 70% पेपर करना है आपने तो। बट जो अटेंड करते हैं उनके लिए अच्छा है। एंट्रेंस देखो, CBSE और स्टेट बोर्ड में एक फ़र्क आया है। CBSE ने कुछ टॉपिक्स कम किए हैं कि ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड ने ओवरऑल बोल दिया है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 करना, कोई भी 7 जो मन करता है। तो ठीक है, बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन एंट्रेंस में क्या करोगे? आप कोई टॉपिक छोड़ के जाओगे, फिर क्या होगा? फिर तो मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं आएगी ना, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आ जाएगी। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए यू हैव टू बी एक्चुअली बी गुड एट एवरीथिंग। ओके, क्लैरिफिकेशन भी बोर्ड ने दिया है। उसने बोला, हमने नहीं बोला बच्चों को 70% पढ़ो, हमने बोला पूरा पढ़ो, बट पेपर अटैम्प्ट आपने 70% करना है। ठीक, तो टीचर्स के लिए कोई काम कम नहीं हो गया, स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट कम हो गया। ऑलराइट, नाउ हैविंग सेड दिस, पावर फैक्टर हमने किया आपके साथ, लेट अस गो टू अनदर टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? ये समझने वाला टॉपिक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस पहली बात क्या होता है? इम्पीडेंस इज द टोटल इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ LCR सर्किट। Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये रहा, आप देखो बच्चों, फेजर डायग्राम। हम जानते हैं वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है, करंट भी एक्स के अलॉन्ग होता है। EL माइनस EC, ये ग्रीन वाला वेक्टर है, यहाँ बनाओ उसको या उसको यहाँ बनाओ, एक ही बात है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इज द रिजल्टेंट ऑफ EL माइनस EC एंड ER। ये भी इंडक्टेंस डोमिनेटेड है, दैट इज वाई EMF लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल phi। नाउ व्हाट इज E नॉड? E नॉड क्या है? E नॉड इज करंट I नॉड इंटू Z, Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ER क्या है? I नॉड इंटू R, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। EL is I naught into XL, EC is I naught into XC. So I see that इन सब ER के अंदर एक कांस्टेंट I naught छुपा है। इस I naught को निकाल दो अगर मैं, तो मेरे पास क्या आने वाला है? ER की जगह मैं सिर्फ R लिख सकता हूँ, I naught निकाल दिया तो R आएगा, बिकॉज ER is directly proportional to R, EL is directly proportional to XL, EC is directly proportional to XC, and E naught is directly proportional to Z. I naught तो कांस्टेंट है। So I can make a triangles maybe slightly smaller than this triangle, जिसमें जो उसका बेस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जो परपेंडिकुलर है वो XL माइनस XC के प्रोपोर्शनल होगा, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द इम्पीडेंस Z, एंड वो फेज एंगल phi यहाँ पे जितना था यहाँ पर भी उतना ही फेज एंगल होएगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, जिसकी साइड्स रेजिस्टेंस, जिसकी परपेंडिकुलर साइड नेट रिएक्टेंस, XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो लोग बीच बीच में एब्सेंट हैं उनको ये तो बाउंसर जाएगा ही, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो XL माइनस XC इज द नेट रिएक्टेंस and Z is called as the impedance. This triangle, dear students, is called as an impedance triangle. So the definition becomes like this: a triangle whose sides represent the resistance, the net impedance, and the net reactance of a right angled triangle is called an impedance triangle. So using Pythagoras theorem, in this triangle I will get hypotenuse का square, Z square is equal to R square plus XL minus XC का whole square. Therefore Z will be equal to R square plus XL minus XC का whole square का whole under root.
right? So what is the importance of this triangle? What is the importance of the impedance triangle? The importance, dear students, is that impedance of a circuit can be calculated directly using this triangle, using this particular formula. You can calculate the Z looking at the impedance triangle. इस ट्राइंगल को देख के दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये दो ट्राइंगल या तो इसका फाई ऊपर की तरफ होगा या इसका फाई नीचे की तरफ होगा. अगर फाई ऊपर की तरफ हुआ तो इसका मतलब फाई पॉजिटिव हुआ. फाई पॉजिटिव अगर हुआ तो व्हाट विल हैपन इज दैट द सर्किट वुड बी अ इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. और अगर फाई हमारा नेगेटिव हुआ देन द सर्किट वुड बी अ कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, राइट? So we have a inductance dominated circuit and we have a capacitance dominated circuit. फिर तीसरा बेनिफिट है इम्पीडेंस ट्राइंगल का, दैट वी कैन कैलकुलेट द फेज एंगल फाई डायरेक्टली ट्राइंगल को देखकर. तो फाई को देखकर हम क्या बोल सकते हैं, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan फाई विल बी XL माइनस XC बाय R और फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL minus XC by R. हेलो, बोलो बेटा.